हेलो गाइस, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग बीटीएससी एएनएम 10,700 का तैयारी करते हुए आ रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग सेट नंबर 1 का सभी पार्ट यहां पर देख लिए। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बनाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट है, देखने को मिल जाएगा। आप लोग पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, पार्ट 2 देख लीजिएगा और उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं सेट नंबर 2 का यहाँ पर पार्ट 1। तो ध्यान से समझिएगा, सभी अपडेट्स को मैं आपको बताऊंगा और सभी प्रश्न को साथ में डिस्कस भी करूंगा। मैं रोजाना यहाँ पर आप लोगों के लिए 10 प्रश्न करता हूं जो कि सीबीटी एग्जाम यानी कि आपका एएनएम 10,700 परमानेंट बहाली के एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो मैं आपको करा रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। सबसे पहला प्रश्न पे पूछा गया है जो पीपीएच होता है, जो कि मेडिकल और नर्सिंग क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है पीपीएच। तो पीपीएच से आप क्या समझते हो, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि पीपीएच के मतलब यही होता है जो प्रसव होते हैं उसके पश्चात जो कि रक्त स्राव होता है, वो उसका यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का होने वाला है। और साथ ही में यहाँ पर कुछ अपडेट्स बताए गए जो कि आप पढ़ सकते हो, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना मिली होता है जो कि इंफॉर्मेशन से वो यहाँ पर बताया गया है। और क्या चीज को पीपीएच कहते हैं उसका भी डिफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसका एकदम आपको एग्जांपल दिया गया है और पीपीएच कहते किसको एकदम फुल डिफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में कुछ और अपडेट्स हैं वो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो दोस्तों। अब आ चुके हमारे दूसरे प्रश्न के ऊपर। तो दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से बच्चों में यहाँ पर हैजा का मुख्य लक्षण होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या यहाँ पर शरीर से जो कि कमजोर होते हैं उनको में, या फिर जो स्थितियों के से कमजोर हो जाना है उनमें, या फिर सांस के साथ सीने में के अंदर जो कि धंसना, क्या चीज जो कि मुख्य लक्षण होता है हैजा बीमारी को लेकर के दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो होने वाला है इसका। तो जो दूसरा प्रश्न है उसका राइट आंसर जो कि आप सभी के लिए होने वाला है वो है डी, यानी कि चावल के पानी में यहाँ पर जैसा पतला दस्त हो जाता है, इसका मतलब होता है कि हैजा का एक समस्या है। यहाँ पर आपको बताया गया हैजा की समस्या है बच्चों में चावल के पानी जैसा पतली दस्त आने से होता है तथा उल्टी होने के प्रमुख लक्षण स्पष्ट होते हैं। तो ये आप लोग समझ लीजिए एक प्रमुख यहाँ पर लक्षण है जो कि हैजा को लेकर के। हैजा रोग में और भी कई सारे जीवाणु होते हैं जिसकी रिकॉर्डिंग में यहाँ पर बताया गया है आप सभी के लिए, आप पढ़ लीजिएगा। आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। साथ में जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर बताया जाता है। साथ में यहाँ पर कुछ और अपडेट्स बताए गए, जैसे कि हैजा में के उपचार के लिए ओआरएस, यानी कि ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है तो वो भी समझ लीजिए, और जो कि ये आप लोग का ओआरएस का फुल फॉर्म होता है। साथ में कितना ओआरएस देना चाहिए इसकी रिगार्डिंग भी आपको इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे जो कि आपके जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि जो कि हैजा का रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, ये भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर से पढ़ सकते हो दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है जब नवजात शिशु यहाँ पर जो श्वास रोग होता है, श्वास रोग का यही यहाँ पर नाम है, श्वास रोध के कारण क्या है, मतलब कि जो नवजात है उसका उसमें यहाँ पर जो कि श्वास रोध का कारण क्या है, यहाँ पर आपका ऑप्शंस दिया गया है दोस्तों। तो जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसका आंसर डी होगा, डी यानी कि जो कि उपयुक्त सभी था वो उसका राइट आंसर होगा। वो राइट आंसर क्यों होगा वो भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। तो जो गर्भवती महिलाएं होते हैं उनके कारण से भी यहाँ पर अनुपस्थिति में भी ये जो कि यहाँ पर रोग हो सकता है। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो कि आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। चलते हैं हमारे चौथे नंबर प्रश्न पर। तो चौथे नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के, जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में जो कि यहाँ पर स्रावित होने वाले वृत्त, यानी कि यहाँ पर वाइल इसका इंग्लिश में नाम होता है, ऐसे हिंदी में आपको यहाँ पर बताया गया पित्र होता है का पीएच होता है। तो इसका जो कि राइट आंसर होगा, मतलब जो पीएच वैल्यू होता है आपको पता होगा पीएच वैल्यू एसिडिक होता है, बेसिक होता है और कहीं कहीं पर नॉर्मल भी होता है, ये आपको समझना होगा। तो जो हमारा चौथा प्रश्न है उसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि जो मानव शरीर का यहाँ पर स्रावित होता है वो यहाँ पर उसका पीएच जो कि वैल्यू होता है वो इंग्लिश में बेसिक होता है। अगर आप उसी हिंदी में देखिएगा तो जो कि क्षारीय जो कि हिंदी में होता है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। और कुछ इंफॉर्मेशन इसमें बताया गया है, जैसे कि प्रमुख कितने होते
हैं तो मात्रा 800 से लेकर के 1000 मिलीलीटर जो कि यहाँ पर प्रतिदिन होते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बताए गए पित्त को लेकर के यानी कि बाइल को लेकर के, वो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो दोस्तों। तो यहां पर हम लोग आ चुके हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। तो 5वें नंबर प्रश्न पे पूछा जा रहा है कि दूध जो कि दूध के संबंधित में कौन सा यहां पर कथन सही है, यानी कि दूध के संबंधित में इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन सही है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता चलता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग यहां पर बता सकते हो दोस्तों। तो जो 5वें नंबर प्रश्न है उसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि दूध के संबंधित में कौन सा कथन सही है। तो वो कथन सही है कि दूध और यहां पर वासा का पानी में जो कि पायस होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यदि किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में फैला दिया जाए तो उसे बनाने के लिए वाला पदार्थ को यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन बताए गए थे कि आपका जो कि कोलायल किसी को कहते हैं, तो यहाँ पर वो बताया गया है। कुछ अंग्रेजी नाम है, कोलायल एक अंग्रेजी नाम है, आपको पता होना चाहिए। और भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताए गए हैं जो आप पढ़ सकते हो। अगर अंग्रेजी में बात करें तो दूध एक कोलायल सब्सटेंस ही होता है दोस्तों, जिसमें कि टिंडाल इफेक्ट यानी कि लाइट है जो आर पार दिखता है। अगर आप टॉर्च मारिएगा तो टॉर्च का जो रे होता है वो पार होता है, और अगर आप कोई सॉल्यूशन में दिखाइएगा तो नहीं होता है। तो वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो 6ठे नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है जो पादप होता है वो विषाणु का एक उदाहरण है। अब इनमें से कौन सा एक जो कि विषाणु का यहाँ पर उदाहरण है वो आपको यहाँ पर बताना है, जिसमें कि आपको ऑप्शंस दिया गया है इन्फ्लुएंजा, आपका जो कि NIV, बहुत सारे यहाँ पर जो कि होते हैं वो सॉरी HIV का बात किया गया है, HIV TBV। तो यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर 6ठे नंबर का राइट आंसर होगा वो है डी, यानी कि TMV जो कि होता है वो पादक विषाणु का एक उदाहरण होता है। विषाणु के कुछ बारे में बताया गया है, जैसे कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको वायरोलॉजी कहा जाता है, जिसे कि आपको याद रखना है। वायरस में प्रोटीन का जो कि अतिरिक्त DNA से पाया जाता है, जो वायरस होते हैं उसमें प्रोटीन DNA पाया जाता है, यही से इंफॉर्मेशन बताया गया है। और भी कुछ इंफॉर्मेशन बताए गए हैं, जैसे कि सन 1935 में तंबाकू विषाणु में पाए गए कारण यहाँ पर प्रोटीन उसमें बनता है। ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पता लगाए गए हैं, जिसे कि आप लोग पढ़ सकते हो दोस्तों। आ चुके हैं हमारे 7वें नंबर प्रश्न पर। तो 7वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो जयपुरी पैर है उसका आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर बी होगा, यानी कि डॉक्टर सेठी ने किया था। जयपुरी पैर का आविष्कार यहाँ पर डॉक्टर सेठी ने किया था, सन यहाँ पर 1969 में किया था। ये सभी अपडेट्स पढ़ सकते हो दोस्तों। और उनका नाम पूरा नाम प्रमोद जो कि सेठी था, तो ये बात आपको ध्यान देना है। साथ ही में हम लोग आ चुके हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। तो दोस्तों तो 8वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव के जो यहाँ पर एंट अमीबा होता है, जो कि इसका पूरा नाम एंट अमीबा जिंजवेलिस होता है, वो कहाँ रहता है। तो इसका जो कि ऑप्शंस दिया गया है दांत में, बड़ी दांत में, या फिर कौन से दांत में होता है इसके रिगार्डिंग में आपको बताना है दोस्तों, या फिर आंत में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 8वें नंबर का वो होगा यहाँ पर सी, यानी कि जो ये जो कि अमीबा होता है वो आप लोग का यहाँ पर पायरिया के मावद पैक्टो में यहाँ पर पाया जाता है। ये आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों। अब हम लोग आ चुके हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। तो 9वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर ऑपरेनियन का यहाँ पर संदर्भ किसने संबंधित किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ए होगा, यानी कि रासायनिक जो कि रासायनिक विकास होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। साथ में लास्ट नंबर क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सिकाणु का, यहाँ पर जो सिकाणु होते हैं उनका निवेचन की क्षमता किसमें पर्यावरण में आता है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का होगा दोस्तों वो होगा बी, यानी कि आप लोग का सिकाणु का जो निष्पेचन होता है, क्षमता होता है, वो आप लोग का यहाँ पर जो भी आंसर बी होगा। तो बाकी यही सभी अपडेट्स आप सभी पढ़ सकते हो। कुछ अपडेट्स यहाँ पर ये भी बताए गए हैं कि जो कि गोल्गी apparatus में क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको पढ़ लेना है, कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी होंगे। साथ में दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स BTSC ANM 10,700 का तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, आप सभी के लिए हमारे तरफ से बैच के साथ ही
यहाँ पर सिंपल पेपर भी दिया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं लिए हैं आप सभी ले सकते हो। लेना कैसे है, तो आपको यहाँ पर नंबर दिया जा रहा है, मैं नंबर एक बार बता देना चाहता हूँ, 7631398261। जी हाँ दोस्तों, इस नंबर पर आपको केवल व्हाट्सअप करना है 7631398261। इस पर आपको मैसेज करना है और जो भी आपको चाहिए, यहाँ पर सिंपल पेपर चाहिए तो सिंपल पेपर का ₹99 कॉस्ट रखा गया है। अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हो तो बैच का कॉस्ट यहाँ पर आप सभी के लिए ₹149 रखा गया है, जिसमें कि आपको सभी कुछ पढ़ाया जाएगा। जो बीटीएससी का सिलेबस है उसी के अनुरूप सभी कुछ होगा। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आप लोग को जो लेना है जो ले लीजिए, क्योंकि 1 नवंबर से यहाँ पर बैच भी स्टार्ट होने वाला है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों को इंस्टूडेंट, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।